बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आज पाकिस्तान के अंदर आपको दो तजाद नजर आएंगे। एक तरफ पाकिस्तान तरक्की की राह पर है और आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी खिताब किया, वज़ीर आज़म ने खिताब किया और आपने वज़ीर आज़म का इस मोन्टाज के अंदर उस खिताब का एक हिस्सा भी देखा जिसमें वो पाकिस्तान की आर्मी चीफ के साथ जो उनका एक एग्जेम्पलरी ताल्लुक है उसके बारे में बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक टर्न अराउंड की तरफ ले जा रहे हैं। पाकिस्तान इनवाइट कर रहा है दुनिया को कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करे और पाकिस्तान के अंदर इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंतहाई मौजू भी है और इंतहाई सेफ भी है। दूसरी तरफ आज हमने पाकिस्तान में अडयाला जेल के बाहर देखा कि जो तूफान बदतमीजी मौजूद है। अगर देखा जाए तो अदालती हुक्म है कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई जाए, लेकिन इस मुलाकात को क्यों नहीं होने दिया? अगर उनकी हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब से मिल भी लेती तो इससे क्या हो जाता? कुछ देर पहले के मनाजर आपके सामने हैं, गिरफ्तारियां हुई और बाद में पुलिस ने कहा कि हमने आपको थाने नहीं लेके जाना, आप सब अपने घरों को चले जाइए, यहां से हट जाइए। इसी दौरान हमाद अजहर साहब के वालिद मियां अजहर साहब के हवाले से भी ये खबर आई कि उनको पत्थर लगा है और वो जख्मी हुए हैं। एक ऐसी सिचुएशन बनी जिसमें पुलिस को दीगर कारकुनान को भी गिरफ्तार करना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पहले भी और उनकी इमरान खान साहब की हमशीरा ये पहले भी कह चुकी थी कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात आज ना करवाई गई तो वो जेल के बाहर रहेंगे और एहतजाज करेंगे। लेकिन जाहिर बात है रियासती ताकत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता और आज जो एक बदकिस्मत एलिमेंट नजर आ रहा है एक सियासी जमात के हवाले से वो ये कि पार्टी के अंदर जो इन फाइटिंग है वो खुलकर सामने आ चुकी है। आज से कुछ देर पहले हमने जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब सलमान अकरम राय साहब, उनकी एक ट्वीट देखी जिसमें वो इस बात को प्रेज कर रहे थे कि इमरान खान साहब की जो तीनों बहनें हैं, दो बहनें इसलिए अंदर नहीं गई इमरान खान साहब से मिलने के लिए क्योंकि अलीमा खान साहिबा को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। इस बात पर सलमान अकरम राय साहब ने कहा कि ये उस सारे तासुर की नफी है कि कोई मुक्तदरा से मिला हुआ है या कोई मुक्तदरा की इताअत करना चाहता है। लेकिन साथ ही उन्होंने जुमला कसा और कहा कि काश पार्टी के और लोग भी यही करते, लेकिन अफसोस वो अंदर चले गए। अब अंदर कौन गया? अंदर बैरिस्टर गौहर खान साहब गए इमरान खान साहब से मिलने के लिए। इत्तलात ये है कि जनाब अली जफर साहब भी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आज जेल के अंदर उनसे मिलने गए। तो क्या पार्टी के सेक्रेटरी जनरल पार्टी के चेयरमैन के हवाले से यह बात कर रहे हैं कि वो मुक्तदरा की इताअत कर रहे हैं? ये एक बड़ी ही एक डैमेजिंग सी सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये आसान नहीं है, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। इस पर बात कर लेते हैं और दीगर अहम मौजूआत के ऊपर पाकिस्तान के नामवर सहाफी मंसूर अली खान साहब हमें करें। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मंसूर अली खान साहब, एक बड़ी जबरदस्त एक बड़ी रादर स्ट्रेंज डेवलपमेंट है आज जो अडयाला जेल के बाहर हुआ। अब इस वक्त जो जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं गिरफ्तारियां भी सबकी हुई हैं, वो तो चले अपनी जगह समझ आता है, हमने पहले भी देखा है, लोग मिलने गए 144 के वायलेशन पे गिरफ्तार कर लिया, थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। लेकिन पहली बात जो मेरे लिए बड़ी जैसे हैरानकुन है वो है सलमान अकरम राय साहब की ट्वीट जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान साहब की बहनों नौरीन बीबी और उज़मा बीबी ने अलीमा आपा के बगैर खान साहब से मुलाकात से इनकार कर दिया और इन्होंने ये साबित किया है कि वो मुक्तदरा की ख्वाहिशात की ताबे नहीं है, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज भी इताअत गुजारी की है। काश कुछ लोग ये ना करते। मतलब जो भी इसके अंदर अब एक एलिमेंट मौजूद है। मुझे बताइए ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है? अब मुलाकात तो आज गालिबन बैरिस्टर गौहर खान साहब की हुई, अली जफर साहब की हुई, तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल पार्टी के चेयरमैन के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, इसको दो तरीकों से मैं एक्चुअली देखूंगा। एक बात तो ये कि यस डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल जो है वो पार्टी के चेयरमैन की तरफ जो है पिन पॉइंट कर रहा है कि जनाब आपको जो है यहाँ पे होना चाहिए था। बल्कि फवाद चौधरी साहब ने भी ये ट्वीट किया था कि जब अलीमा खान साहबा अंदर नहीं जा सकी तो ये पार्टी के दीगर रहनुमा अंदर किस तरह चलेगा और ये क्यों गए, इनको बाहर बैठना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात ये कि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो ये कहा जाता है पार्टी में, ये आम तासुर है कि ये अलीमा खान साहबा की चॉइस है, ये उन्होंने उनको लगवाया हुआ है। शेर मतलब साहब तो एक्चुअली अब कह भी चुके हैं, अब तो वो ओपन ये बात कहते हैं कि सलमान अकरम राजा जो है वो अलीमा खान साहिबा की चॉइस है। दूसरी बात ये मेरे लिए ज्यादा सरप्राइजिंग क्या बात है वो ये है कि पार्टी के अंदर जितनी लड़ाइयां हो रही हैं और जितना एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है, एक दूसरे पर इल्जाम लग रहे हैं, उसमें सलमान अकरम राजा साहब बीइंग अ लॉयर, अब आप भी एक लॉयर हैं, लेकिन बीइंग अ लॉयर सलमान अकरम राजा साहब को हमेशा मैंने ये देखा है कि वो बड़े तरीके से अपने अल्फाज को चूज करते हैं, अपने जवाबात को बड़े तरीके से ढालते हैं, कोई ऐसी वैसी बात कभी नहीं करते, जितनी बात करने की जरूरत होती है वहीं तक हमेशा जाते हैं।
लेकिन आज मेरे ख्याल में उनका भी सबर का पैमाना जो है लबरेज हो गया कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि जनाब पार्टी की दीगर लीडरशिप को भी जो है इस बात का एहसास करना चाहिए था। सो दिस मीन्स के मामला जो है ना वो टॉप 3 पोजीशंस, टॉप 3 से क्या मुराद होती है, यानी कि चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होता है, यानी कहानी वहां तक आ चुकी है, लड़ाई वहां तक आ चुकी है कि अब उनको भी मजीद ये सारा सिनेरियो जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस तरीके से बगैर इजाजत के लोग अंदर चले जाते हैं और जिनके पास इजाजत होती है उन्हें फिर भी नहीं अंदर जाने दिया जाता। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी तो है मंसूर अली खान साहब कि अलीमा बीबी साहिबा को क्यों नहीं अंदर जाने दिया गया, दीगर को क्यों ये कहा जा रहा था कि आप चले जाएं या आप जाकर बात कर लें, या बरशगौर खान साहब कैसे चले गए, अली जफर साहब कैसे चले गए, और उनको ही क्यों नहीं भेजा गया या उनको अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि आपकी भी मैं खबर देखता हूं, क्या ये वजह है कि वो जो अलीमा खान साहिबा के हवाले से एक तासुर है कि वो चंद यूट्यूबर्स को और पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड को काफी कुछ फीड कर रही होती हैं कि आपने ये ट्वीट करनी है, ये करना है, इस तरह एक बयानिया बनाना है, क्या ये वजह है? मेरा ख्याल में एक वन ऑफ द रीजंस तो ये है, लेकिन मेरा ख्याल में एक दूसरी रीजन जो है जो मुझे लग रहा है वो ये है कि पसे पर्दा इस वक्त जो एक मुज़ाकरात का सिलसिला या कॉन्टैक्ट, चले मैं मुज़ाकरात का लफ्ज़ शायद ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एक कॉन्टैक्ट का सिलसिला जो शुरू हुआ है जिसको इस वक्त अली अमीन गड्ढापुर, बैरिस्टर सैफ या आजम सवाती, ये लोग इस प्रोसेस को जो अब एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक ये शायद इनकी अपनी भी ख्वाहिश होगी कि अलीमा खान साहबा को जो है ना फिलहाल इन चीजों से दूर रखा जाए, क्योंकि अलीमा खान साहबा अंदर मिलेंगी, कोई बात होगी, वो बाहर आएंगी, और ये जो 3 अकाउंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पीटीआई के और इमरान खान साहब के नाम से जो अकाउंट है, यहां से फिर कुछ लिख दिया जाएगा, और अगर कुछ लिख दिया गया तो पूरा प्रोसेस जो है जिसे कोशिश की जा रही है कि किसी तरह रिजॉल्व किया जाए, वो डिरेल हो जाएगा। सो आई थिंक मुझे तो ये जो सलमान अकबर साहब जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें भी इस बात का पता है कि पार्टी के अपने अंदर भी कई लोग हैं वो यही चाहते होंगे कि अलीमा खान साहिबा की जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो, क्योंकि अगर ये मुलाकात हुई तो जो इस वक्त एक प्रोसेस चल रहा है किसी तरह मुज़ाकरात के जरिए चीजों को रिजॉल्व करने का, वो टोटली डिरेल हो जाएगा। ये ऑप्टिक्स की भी बात है ना मंसूर अली खान साहब के, इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी अहलिया जेल में है, और अब चले हम पर्टिकुलराइज नहीं करते, लेकिन किसी के कहने पर यह फैसला किया जाता है कि अलीमा खान साहिबा को जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, एंड सपोजिटली वो लोग पीटीआई से भी उनका ताल्लुक है जो ये चाह रहे हैं। ये कितना डैमनिंग है कंसिडरिंग कि इमरान खान साहब इज अ टावरिंग फिगर, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, पार्टी तो उन्हीं की वजह से है, और ये तमाम जो एंजॉय कर रहे हैं सब कुछ ये भी उन्हीं की वजह से है। ये कितने बुरे ऑप्टिक्स हैं जमात के लिए इस बुरे वक्त में? देखिए, मैं अल्लाह इमरान खान साहब को जिंदगी दे, लेकिन अगर आप माजी में उठा के कुछ एग्जांपल्स देखें ना, मिसाल के तौर पर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जब शहादत हुई थी, जब उनको फांसी चढ़ाया गया था, उसके बाद पीपल्स पार्टी में किस तरह एक लेग पुलिंग शुरू हो गई थी। उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जब शहादत हुई थी तो उसके बाद उनके जो करीब तरीन रुफका थे उनको किस तरह साइडलाइन किया गया था। तो जब एक मेन पार्टी लीडरशिप मौजूद नहीं होती ना ऑन ग्राउंड, तो जो बड़ी एक रूथलेस किस्म की जो है वो, अगर आपने वो सीरीज देखी हो गेम ऑफ थ्रोन्स, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी गेम ऑफ थ्रोन्स खेल रही है इस वक्त, और हर किसी की ये कोशिश है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा बड़ा हिस्सा आ जाए, मैं ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने लिए जो है वो जगह बना सकूं, और उसके लिए रूटलेस तरीके से जो है किसी चीज का लिहाज नहीं किया जा रहा। ना इस बात का लिहाज किया जा रहा है कि ये इमरान खान की बहनें हैं, ना इस बात का लिहाज किया जा रहा है कि ये इमरान खान की बीवी है, यानी कि बुशरा बीवी के अगेंस्ट भी यहाँ पे एक पूरा धड़ा जो है वो एक्टिवेटेड है। और इसी तरह अगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है तो उनका भी लिहाज नहीं किया जा रहा कि भाई अगर किसी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया है तो इमरान खान साहब ने बनाया है। तो बड़ी ही रूथलेस किस्म की ये गेम ऑफ थ्रोन्स इस वक्त पीटीआई के अंदर चल रही है, और इसका एंड रिजल्ट मेरा ख्याल में तो अल्लाह करे कि इमरान खान साहब के बाहर आने से पहले पहले कोई निकल आए, वरना अगर उसी चीज का इंतजार किया गया तो पता नहीं एक दूसरे के साथ क्या कर बैठेंगे। मंसूर साहब, एक और डायमेंशन से भी मैं चाहूंगा आप इसके ऊपर जरा रिफ्लेक्ट करें कि एक तरफ मिनरल्स इन्वेस्टमेंट के लिए एक फोरम पे आज आर्मी चीफ ने खिताब किया, एक पावर शो है ना कि पाकिस्तान की जो इस वक्त रूलिंग एलीट है, यानी वज़ीर आज़म मौजूद हैं, वज़ीर आला पंजाब वहाँ पर मैंने देखा, और भी दीगर अहम शख्सियात, पाकिस्तान के आर्मी चीफ अबव ऑल वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने खिताब भी किया, बड़ी अहम खिताब था, और उन्होंने इनकरेज किया दुनिया को कि पाकिस्तान के पास बेशुमार वसाइल हैं, मादनी वसाइल हैं, और एक्सप्लोरेशन के लिए इंटरनेशनल कंपनीज आएँ। फेयर इनफ, बट एक तरफ हम ये देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक पार्टी स्ट्रगल कर रही है, किसने मिलना है किससे नहीं मिलना। तो
क्या ये भी मैटर करता है कि नहीं कोई इतना कीन भी हो सकता है कि यार फलाने की मुलाकात नहीं होनी चाहिए या फलाने की मुलाकात होनी चाहिए, या आपको लगता है हुकूमत को अब इनसे आगे चले जाना चाहिए? अगर कोई मिल भी लेगा इमरान खान साहब से तो क्या क़यामत आ जाएगी? देखिए, मैं इसको अगर एक दूसरे एंगल से इस चीज को एनालाइज करूं, अगर पता नहीं आपकी नजर से गुजरा या नहीं, लेकिन अलीमा खान साहबा ने आज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ये माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से एक कानून साजी जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में होने जा रही है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि इसको मैं ये रिकमेंड करूंगी कि तब तक रोक दिया जाए जब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होती। इन्होंने एक्चुअली इस चीज को कोलैबोरेट किया है आपस में कि जी वहां पे उस कानून साजी को रोक दीजिए जब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होती। तो यानी आपके जेहन में अब ये माइंडसेट है इस वक्त अलीमा खान साहबा के या पाकिस्तान तरीके साहब के अंदर कि कोई भी चीज जो है आप उसका पहिया रोक दे क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो रही पाकिस्तान। तो फिर इसका तो कल को आप ये भी कहेंगे जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है अपने रोजमर्रा के जो काम है उनको छोड़ दे, बंद कर दे, निजाम हुकूमत जो है उसको रोक दिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल में अगर एक साइड जो है उसकी ये सोच हो, वो गलत है या सही है मैं अभी उस डिबेट में नहीं जा रहा, लेकिन अगर एक साइड की ये सोच हो तो फिर जाहिर बात है दूसरी साइड भी फिर एक्सट्रीम की चीजों की तरफ सोचना शुरू कर देगी। वो कहेगी अच्छा जी फिर ये बात है तो ठीक है, फिर आपकी मुलाकात भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मुलाकात हुई और कल को उसके बाद आपने चंद घंटों के बाद उन अकाउंट से कुछ ट्वीट्स करवा दी, हमारे यहाँ तो इतने बड़े डेलीगेशन आए हुए हैं, तो जाहिर बात है रिपोर्टिंग तो जाती है बात कि जनाब ये देखें ये आगे से ये जवाब आ रहे हैं या ये इस किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं। ये जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए हैं इनको शाम को जाहिर बात है एक पल्स रिपोर्ट तो दी जाती है, तो वो पल्स रिपोर्ट क्या जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये एक रेसिप्रोकल जो है ये इफेक्ट आ रहा है जो हम दोनों साइड की तरफ से देख रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने भी गुफ्तगू की और यू एंड आई बोथ नो कि एक कोशिश पहले भी की गई, वो बहुत कोई बड़े लेवल पर नहीं थी, वो दो शख्सियात की जो मुलाकात थी एक खास जगह, वहां पर भी कुछ नहीं निकला। बिल्कुल रिसेंटली भी कुछ कोशिश हुई है लेकिन वहां से भी कुछ नहीं निकला। मंसूर साहब, ये आपको सरप्राइज करता है कि इमरान खान साहब का इक़्तिदार 3 साल पहले खत्म हुआ था, जेल में उन्हें 1.5 साल से ऊपर का अरसा गुजर गया है, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा है विच गोज इन फेवर ऑफ पीटीआई? ये क्या वजह है? आपको लगता है कि सिर्फ पीटीआई का काउंटर जो बयानिया है वो इसको एग्रीवेट कर रहा है या नहीं? सम पोजीशंस हैव बीन टेकन, सम डिसीजंस हैव बीन टेकन। देखिए मुनीब साहब, मैं अक्सर औकात ये बात कहता हूं कि एक पॉलिटिकल और एक नॉन पॉलिटिकल जो एंटिटी होती है ना, उसका मामलात को, हालात को देखने का नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अब एक अगर फैमिली मेंबर होगा, मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो अगर किसी भी सिचुएशन को देखेंगे ना तो उसमें क्योंकि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनका एक फैमिली बैकग्राउंड है, एक इमोशनल बैकग्राउंड है, उनका इमरान खान साहब से एक मतलब बचपन का एक रिलेशनशिप है, वो हमेशा उसको उस नजरिए से देखेंगे, उसमें एक इमोशंस काउंट करेंगे। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड किसी शख्सियत का होगा ना, या जिस तरह बैरिस्टर गौहर हो गए, अली मीर नडापुर, बैरिस्टर सैफ, या इवन सलमान के राजा साहब भी, मैं उनको कोई पॉलिटिशियन नहीं मानता, सारी बात है उनका पॉलिटिकल करियर अभी अभी शुरू हुआ है, तो इनका चीजों को देखने का नजरिया ही बिल्कुल डिफरेंट होगा। यहां पे मुझे लग रहा है कि जो अंदर इमरान खान साहब को जो फीडबैक जाता है ना, वो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों जा रहे हैं, और उनको सिचुएशन को जज करने में प्रॉब्लम आ रही है कि एक्चुअली मेरे हवाले से बाहर हो क्या रहा है। मुझे ये लगता है एंड आई थिंक दिस इज द रीजन कि सिचुएशन चूंकि सही तरह रीड नहीं हो पा रही, इसीलिए कम्युनिकेशन सही नहीं हो रही। जब कम्युनिकेशन सही नहीं हो रही तो स्ट्रैटेजी भी सही नहीं बन रही। कभी वो ये समझते हैं कि बस मुझे आई एम अज्यूमिंग दिस कि शायद इमरान खान साहब अंदर बैठ के ये सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो तो मेरा पुराना यार है। अच्छा, वहां पे शहबाज गिल बैठा हुआ है, वहां पे और यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, वो लोग तो तूफान ले आए होंगे इस वक्त। अब अंदर जाके उनको बताया जाता होगा, आपको तो पता है खान साहब, रिचर्ड गर्नेल जो है उसने जनाब ट्वीट कर दी है, अच्छा खान साहब और फूल चुके होंगे। उसके बाद उनको बताया जाएगा कि जो विल्सन जो है वो एक बिल लेकर आ रहा है, आपको पता है खान साहब और फूल हो चुके होंगे। लेकिन खान साहब को कोई ये नहीं बता रहा कि जनाब रिचर्ड गर्नेल ने ट्वीट्स करना बंद कर दिए हैं, और जो विल्सन वाला बिल जो है उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि उसने अभी मंजूर होना है कि नहीं होना। और तीसरी बात यह कि जनाब हम 3 से 4 दफा जो है वो एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन लोग नहीं निकले जिस तरह निकलने चाहिए थे। और पांचवी बात यह कि ईद वाले दिन जो है पहले अनाउंस किया गया था कि आपके लिए बाहर बैठ के यहाँ पे जमे गफीर लगेगा, यहाँ पे शायद ईद की नमाज भी अडियाला के बाहर जो है वो पढ़ी जाएगी, कोई भी नहीं आया इस पे। तो ये चीजें मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को बताई नहीं जाती, और उसकी वजह से जो फैसले फिर हो रहे हैं या जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं या जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही हैं वो इतनी कंफ्यूज हैं
कि जिसका असर अब आपको पार्टी के रैंक एंड फाइल में नजर आना शुरू हो चुका है कि सारे एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, सारे एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। कभी वो उसको टाउट कह रहा है, कभी वो उसको एस्टैब्लिशमेंट का बंदा कह रहा है, कभी वो उससे कह रहा है कि जनाब आपकी तो लॉयल्टी नहीं है इमरान खान की तरफ। अजीब एक घड़मस मचा हुआ है पाकिस्तान तरीके इंसाफ में। आखिरी सवाल मंसूर साहब, ये जो एक गहरी बात है, इसको भी बेचा जाता है ना, भी आपने यूट्यूबर्स का नाम लिया कि वो जो थंबनेल्स लगा के जीत चुका कप्तान तो ये हो गया, सारे लेट गए, सब आई मीन ऑल दीज थिंग्स। क्या वाकई इमरान खान साहब इज लिविंग ऑन दिस कि भाई मैं, और क्योंकि कहा भी जाता है कि नहीं वो तो देखिए उनको तो खुदा ही कोई मदद है कि वो मौजूद है वहां पर और बिल्कुल किसी के आगे झुक नहीं रहे, तो ये इमरान खान साहब का जो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, पॉलिटिकल कैरेक्टर, ये वो बोल रहा है कि वो किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसके अंदर सब्सटेंस तो है। अगर वो कुछ बातें शायद मान लेते तो हालात बेहतर ना हो जाते। अच्छा, वैसे वो आपने एक वो मुहावरा सुना होगा, जरूरत इजाद की माँ है जी। तो मेरा ख्याल में यहाँ पे जरूरत थंबनेल की माँ है। मुझे, मैं उसको इस तरह समझता हूं, उसकी वजह ये है अच्छा। कि अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप इस तरह के थंबनेल्स नहीं बनाएंगे, अगर आप लोगों को लारालप नहीं देंगे कि भाईजान बस 2 हफ्ते में आ रहे हैं, भाईजान 1 महीने में आ रहे हैं, ये ईद से पहले आप देख लीजिएगा, ईद जो है वो खान साहब अपनी फैमिली के साथ करेंगे। अच्छा, छोटी ईद नहीं, बड़ी ईद से पहले आ जाएंगे। अच्छा, न्यू ईयर नहीं आएगी। अच्छा, मार्च का महीना नहीं आएगा, मार्च से पहले क्रिसमस को हो जाएगा। इनको ये आते अब से नहीं पड़ी हुई भाई, 10 साल से पड़ी हुई है। शेख रशीद साहब क्या किया करते थे, यही करते थे ना, यही लारे लपटे दिया करते थे। ये वही पॉलिटिकल डीएनए है जो यहाँ पे चलता आ रहा है और ये जरूरी है। अब आप मुझे बताइए, कौन मानेगा? कभी कोई जाके मानेगा कि हाँ जी खान साहब की जानिब से जो है वो आजम सवाती साहब कितनी मजबूरी में अब जाके ये बात कह रहे हैं कि जी खान साहब ने कहा था कि जाओ जाके बात करो। बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लाहौर में आरिफ अलवी साहब आए हुए थे, मेरे ख्याल में शायद आप, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा आप उस तकरीब में थे या नहीं, लेकिन मेरे अलावा कोई 10-15 सहाफियों को बुलाया गया था। अच्छा। आरिफ अलवी साहब ने हमारे सामने बैठ के कहा था कि भाई मैंने मैंने दिल जिगर जान से मैंने कोशिश कर ली है कि किसी तरह एस्टैब्लिशमेंट से बात हो पाए, वो बात ही नहीं करते हमारे साथ, वो घास ही नहीं डालते हमें, हमने पता नहीं कौन कौन सा दरवाजा खटखटा दिया। तो ये हकीकत है, लेकिन जाहिर बात है व्हेन यू से ऑल दीज थिंग्स, या ये यूट्यूबर जब जाके कहेंगे तो इमरान खान साहब की पोजीशन यहां से यहां आ जाती है कि नहीं यार ये तो फिर तरले कर रहे हैं, ये तो मिन्नतें कर रहे हैं, ये नहीं होने देना हमने। अब वो ये नहीं होने देना के चक्कर में जो इमरान खान साहब रगड़े जा रहे हैं अंदर, वो उनका टाइम पीरियड गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। और अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि मैं आपको बता सकता हूं कि कई ऐसे प्रो यूट्यूबर्स, प्रो पीटीआई यूट्यूबर्स, अब उनकी उम्मीदें भी दम तोड़ना शुरू हो गई। वो कहते हैं जी अब हम क्या बेचें। मुझे एक दो ने खुद कहा, उन्होंने कहा जी बस तो अब हम भी कह के थक गए, लोग हमारी बात पे यकीन नहीं करते। वो नहीं करते। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया आपका, वेरी काइंड ऑफ यू, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद 365 न्यूज़ अब्बास शबीर साहब, अडयाला जेल के पास हैं, हालात इस वक्त क्या है जरा उनसे भी जानते हैं। और हमारे साथ चौधरी इश्तियाक साहब मौजूद हैं, मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, इमरान खान साहब के वकील भी रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंटरनल वर्किंग है उसको भी समझते हैं। तो सब आपका भी शुक्रिया। अब्बास साहब सबसे पहले बताइएगा इस वक्त सूरत हाल है क्या? बताइए गया कि जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनमें खवातीन को रिहा कर दिया गया है, लेकिन अभी वो मौजूद किस जगह पर है? देखिए, सबको रिहा कर दिया है अभी केपी के हाउस में। अब देखें ना, तहरीक इंसाफ का मसला क्या है कि रूट बहुत जल्दी जाते हैं, आपस के अंदर नाराजगियां बहुत हैं। वहां पर उमर अयूब एक दो मना रहे हैं किसी और को, वो और को मना रहे हैं। अब अलीमा खान और जो बानी पीटीआई की 2 बहनें हैं, वो अडयाला के पास एक शादी हॉल है, उनको वहां पर रखा गया और वहां पर पार्टी की कोई क्यादत नहीं, और वो भी इसरार कर रही है। देखिए मुनीफ साहब, बात ये है कि पार्टी के अंदर तकसीम है इस वक्त कि हर कोई अपने एजेंडा जो है वो ड्राइव कर रहा है। बानी पीटीआई जो इस वक्त जेल के अंदर है, उनकी मेरा नहीं ख्याल कि कुछ सॉलिड ऐसी कोई कॉन्क्रीट चीज सामने आ रही है, कोई ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं। बड़ी डिवाइडेशन पार्टी के अंदर हमें नजर आ रही है। और आप देखें कि सलमान अकरम राजा के हवाले से भी बहुत ज्यादा तहफुजात है पार्टी के अंदर, दूसरे ग्रुप के हवाले से भी तहफुजात है। सलमान अकरम राजा की इतनी पार्टी के अंदर हैसियत नहीं है कि 90 दिन से बानी पीटीआई ने एक सियासी शख्सियत पीटीआई की है जो ओवरसीज में उसको निकालने की सिफारिश की हुई है, कहा है कि इसको निकालें, लेकिन ये इसको निकाल नहीं पाते। अब वहां से ओवरसीज की तरफ से जो यूट्यूब के जरिए जो बातचीत यहाँ पर की जाती है वो पार्टी को किसी सूरत भी पसंद नहीं है। अलीमा खान साहिबा को भी बहुत सारी चीजें जो है पसंद नहीं है, अली अमीन गंडापुर को भी बहुत सारी चीजें पसंद नहीं है। तो पार्टी के अंदर बहुत सारी डिवाइडेशन है। जो पार्टी के अंदर इस वक्त बानी पीटीआई को निकालने में मदद कर रहे हैं, उनको गद्दारी
के जुमरे के अंदर लिया जाता है। वो तनवीर साहब आप बहुत बेहतर जानते होंगे, टेक्सास के अंदर होते हैं। वो नवंबर में से मुलाकात करके गए बानी पीटीआई से। उनकी मुलाकात को तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो है उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। वो 2 दिन पहले इस मुलाकात को पुरानी मुलाकात के साथ जोड़ रहे। तो बड़ा क्योस है, बड़ी खिचड़ी पकी हुई है इस वक्त पीटीआई के अंदर। और आपने अडयाला जेल के बाहर की बात की कि जो सीनियर क्यादत है वो कहती है कि जी हमने तो धर्म की बात ही यहाँ पर नहीं की, हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि जो बानी की उनकी मुलाकात करवाई थे। लेकिन अलीमा खान साहब और उनकी जो दोनों बहनें वो इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात होनी ही होनी है, वरना अब हम यहाँ से जाएंगे नहीं। पार्टी उनको छोड़कर एपी के हाउस में चली गई है, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां हो रही है। ठीक। तो बड़ा क्योस है, बड़ी खिचड़ी है। एक पेज के ऊपर इस वक्त पार्टियां भी नहीं है। ओवरसीज अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी एक मैसेज थोड़ी देर पहले करने हुआ है ओवरसीज के ग्रुप के अंदर कि शहबाज गिल साहब के ब्लंडर्स, ये लिखा है उन्होंने कि उनके जो ब्लंडर्स हैं और वो जो पार्टी के अंदर डिवाइडेशन अमेरिका में कर रहे हैं ओवरसीज के अंदर, उसके हवाले से कल एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारे मामला खराब है। मैंने आपको बताया कि जो पार्टी के अंदर लोग ओवरसीज के अंदर काम करना चाह रहे थे, जो जिनका पार्टी की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको जो यूट्यूब पे वो अदा कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा क्योस है, बहुत ज्यादा क्योस है। बिल्कुल, हमारे साथ रहिएगा बात साहब। अब चौधरी साहब, आप इमरान खान साहब के वकील भी रहे हैं, अब लॉयर्स विंग को भी आपने देखा है। अब एक तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि आज पार्टी के सेक्रेटरी जनरल अपनी पार्टी के अब बगैर नाम लिए चेयरमैन और दीगर अफराद के हवाले से कह रहे हैं कि ये तो एस्टैब्लिशमेंट की अतात के लिए मौजूद है, इसलिए इनको इजाज़त मिल जाती है अंदर जाने की। इमरान खान साहब की एक हमशीरा अंदर नहीं गई, अलीमा खान साहबा, और बाकी दोनों इसलिए जाने से इनकार कर दिया कि वो एस्टैब्लिशमेंट की अतात नहीं करते। एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल पार्टी के चेयरमैन का बगैर नाम लिए उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो ये किस तरह से इमरान खान साहब के लिए मददगार है जो हो रहा है? देखें जी, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि आज का जो अनटू इंसिडेंट हुआ है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अलीमा खान या उनकी बहनें ये एक लेजिटिमेट राइट तो रखती हैं अपने भाई को मिलने का, और जिसके लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स भी किए हुए हैं। चले वो एक बात तो दूसरी हो गई, लेकिन जो पार्टी के सीनियर क़यादत है उन्हें एक पेज पे होके इस चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना था। आज यही तय था कि हमने अडयाला में मुलाकात करनी है। चलें, जिन लोगों ने उस मुलाकात में रुकावट पैदा की है वो लोग तो अपना काम बड़ी देर से कर रहे हैं, और जो आपकी जेल इंतजामिया है उसने बहुत दफ़ा हर्डल पैदा किए हैं। आज प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार, जो एशिया की सबसे बड़ी बार के प्रेसिडेंट है, वो भी गए हुए थे, उनको भी मिलने के लिए नहीं इजाज़त दी। ये तो एक हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन है। अब जहां तक पार्टी के अंदर की तकसीम की बात है तो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक यूनानिमस डिसीजन नहीं कर पा रहे, और जिसकी वजह से ये इंतशार का शिकार है। और मैं आज बरमल्ला इसलिए ये कह रहा हूं कि एक पेज पे सबको होना चाहिए, क्योंकि हमारा एजेंडा एक है, वो ये है कि हमने इमरान खान साहब को जेल से रिहा करवाना है। और वो खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि मैंने कानून के मुताबिक इन केसेस को फेस करते हुए मैंने जेल से बाहर आना है। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए थी, और उसके लिए लीगल टीम जो है वो अपना काम करती है, लेकिन उसके अंदर भी रुकावटें पैदा की जाती हैं। इस वक्त हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम जो वकला की तंजीम है, ILF को डिसॉल्व किया हुआ है, और उसको डिसॉल्व करने के बाद अभी तक उसकी तंजीम साजी भी कोई नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि हमें बैठ के इन चीजों को रिजॉल्व करके एक पेज पे आके सारे दोस्तों को खान साहब को बाहर निकालने के लिए देखें। खान साहब ना तो जेल से भागते हैं, ना वो किसी से, वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि मेरे खिलाफ जो झूठे सियासी बुनियादों पे केसेस बनाए हैं वो सारे के सारे खत्म हो सकते हैं। लेकिन जब तक पार्टी जो है इंटरनली बैठ के पॉलिटिकल कमेटी के अंदर एक यूनानिमस डिसीजन नहीं करते तो उसमें ये ब्लंडर्स होंगे। भरपूर अंदाज में मैं मजम्मत करता हूं जिस तरह से आज इमरान खान साहब की बहनों को वहां पे गिरफ्तार किया गया है, ठीक हो गया, वहां पे लीडरशिप को भी गिरफ्तार किया गया है, उसको भरपूर अंदाज में
हम पूरी लीगल फ्रेटर्निटी भी मजम्मत करती है Right. और मैं एक अदना सा कारकुन की हैसियत से भी इस बात की ठीक हो मजम्मत गया। करता हूं और मैं समझता हूं कि इससे हाथ को खराब किया जा रहा है। Right. बलूचिस्तान में ऑलरेडी हालात के बिल्कुल ठीक है। मेरे पास साहब वक्त कम है, इसको और मजीद भी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वक्त कम है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फोरम एक बेहतरीन फोरम है, उसके ऊपर आज एक ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खिताब किया। बहुत कुछ बदल रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक इकोनॉमिक टर्न अराउंड आ रहा है। ये जो इन्वेस्टमेंट फोरम है ये किस तरह से तब्दीली लाएगा, इस पर भी बात करनी है। और ये कि जो एक ट्रेड टैरिफ्स का एक नया रजीम अमेरिका की जानिब से आया है, जैसे अब ट्रंप टैरिफ रजीम भी कहा जा रहा है, उसके असरात पाकिस्तान पर क्या मुरतब होंगे। ऐसे ट्रंप टैरिफ कहें, ट्रेड टैरिफ कहें, लेकिन इसने दुनिया को पछाड़ दिया है और इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। कल आपने एक मेल्टडाउन देखा, पूरी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने भी इसका ब्रंट फेस किया। इसे अब मेल्टडाउन कहा जाए, ब्लड बाथ कहा जाए, जो भी हुआ उसके नतीजे में एक सेटबैक तो आया है। आज कुछ रिकवर भी हुआ है, लेकिन इशू ये है कि क्या पाकिस्तान जैसी मईशत को, जो अमेरिका के अंदर एक ट्रेड टैरिफ का एक नया रजीम इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका फायदा होगा या नुकसान होगा। ये लगता तो बड़ा आसान है, लेकिन आई थिंक ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी है और इसको आसान जुबान में जानने के लिए हम चलते हैं माहिर मुशियात जनाब खुर्रम हुसैन साहब के पास। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, अब बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन भी होता है कि ये जो हुआ है अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से, ये कितना अनयूजुअल है। ये वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइवल के लिए कर रहे हैं, को कंपेटिटिवनेस इंक्लूड करना चाह रहे हैं, कि कुछ तो लोग कह रहे हैं कि सजा देने के लिए भी बहुत से रेजिम्स को किया जा रहा है। एग्जैक्टली हुआ क्या है? देखिए, पहला सवाल आपका, क्या ये अनयूजुअल है? जी हाँ, बहुत अनयूजुअल है। माजी में टैरिफ्स वगैरह लगाए तो गए हैं, उनको इस्तेमाल किया गया है एक इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए या दूसरी इस किस्म के छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव्स को करने के लिए। ये पूरी दुनिया के ऊपर जो एक गो में सारे टैरिफ्स लगा दिए हैं, ये बहुत अनयूजुअल है। और इसकी जो आखिरी मिसाल हमें मिलती है वो 1930 में मिलती है। अमेरिका ने तब किया था ये। और तब आपको याद होगा ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था उन दिनों में, और उस हरकत की वजह से मजीद और साल चलना पड़ा था ग्रेट डिप्रेशन को, जब तक 1934 में आके अगले प्रेसिडेंट ने उनको आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स नहीं करना शुरू किया। तो अनयूजुअल तो है। और वो लोग करना क्या चाह रहे हैं, जहां तक मैं फिलहाल समझ सका हूं, इसका इतना ज्यादा इकोनॉमिक शायद वो ना हो ऑब्जेक्टिव। ये चाइना को पनिश करना चाह रहे हैं, ये यूरोपियंस को पनिश करना चाह रहे हैं। चाइना को क्योंकि वो उनका एक बहुत बड़ा ट्रेड कंपेटिटर बन चुका है, यूरोपियंस क्योंकि वो अपनी मिलिट्री और डिफेंस स्पेंडिंग जो है उसमें सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, जो चीज अमेरिका उनसे बहुत दिहाइयों से मांग रहा है। इस किस्म के इसमें है जियोपॉलिटिकल रीजंस, और कुछ हद तक इकोनॉमिक भी हैं कि अमेरिका ये फील कर रहा है कि पिछले चंद दिहाइयों से वो पीछे रह रहा है, और मुल्क जो है यूरोपियन यूनियन की तरह और चाइना की तरह वो आगे आगे आते चले जा रहे हैं। तो उस टेंडेंसी को भी रोकने की कोशिश की जा रही है, उसको रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। ठीक। अच्छा, ये एक इसके अंदर एक और एलिमेंट मौजूद है, वो ये कि क्या पाकिस्तान जैसी मईशत को ऑब्वियसली फायदा है, हमें नुकसान है? क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को इसके ऊपर सुना है। आई वांटेड योर ओपिनियन ऑन दिस, ऑब्वियसली एन इन्फॉर्म्ड वन, कि क्या हमें फायदा है इसके अंदर? इज इट अ विन विन इक्वेशन, या ये जो खबरें आ रही थी गवर्नमेंट की साइड से कि नहीं, हम इस पे बात जरूर करेंगे विद द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ताकि चीजों को जरा थोड़ी इनकी इक्विटी बेहतर हो सके? जी मुनीब, इस सवाल का जवाब समझने के लिए ना पहली चीज समझना बहुत जरूरी है कि निशाना हमारे ऊपर नहीं है। ये जो कुछ भी किया जा रहा है, उनको हमसे कोई इतनी बड़ी शिकायत नहीं है। ना बांग्लादेश और वियतनाम, और ये जो वियतनाम से शायद फिर भी थोड़ी बहुत कुछ हो, लेकिन हमारे साथ जितना भी उनका जो भी ट्रेड रिलेशनशिप है, उसमें कोई उनका इतना बड़ा लंबा चौड़ा घाटा नहीं हो रहा कि हमारे ऊपर उनकी इस तरह की नजर पड़ जाए। तो मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट कह रही है कि इसको हम लोग नेगोशिएट कर देंगे और इसका नुकसान इतना ज्यादा नहीं होगा, कुछ हद तक वो बात दुरुस्त है। जहां तक हमारा इसमें है नुकसान, वो डायरेक्ट इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो सिस्टम इससे मुतासर हो रहा है, एक ग्लोबल सिस्टम जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था, अमेरिका ने ही बनाया था उसको, जिसका वर्ल्ड बैंक और IMF एक हिस्सा थे, जिसमें एक जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड
एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसको आगे जाके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था, वो एक उसका हिस्सा था। जिस दुनिया में और जिस सिस्टम में डॉलर को एक रिजर्व करेंसी का की पोजीशन दी गई थी, ये पूरा सिस्टम अब एक मेल्ट डाउन की तरफ जा रहा है। और पाकिस्तान इस सिस्टम पे क्रिटिकली डिपेंडेंट है, क्योंकि पिछले 25 सालों में अगर हमारे मुल्क में 4 या 5 नियर डिफॉल्ट लाइक इवेंट्स हो चुके हैं, तो हर इवेंट के बाद हमें IMF और वर्ल्ड बैंक और उसके बाद जितनी प्राइवेट फाइनेंशियल मार्केट से जो इनफ्लोज आते हैं उन्होंने ही बचाया है। तो पाकिस्तान को तो जिंदा ही इस सिस्टम में रखा है जिस सिस्टम से अब अमेरिका खुद निकलने की कोशिश कर रहा है और उसको खुद वो तबाह कर रहा है। अपने हाथों से बनाया था, अपने ही हाथों से अब उसको वो तबाह कर रहे हैं। तो आई थिंक स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा और पाकिस्तान के रूलर्स को सोचना पड़ेगा कि हमारी एक जो क्रिटिकल वीकनेस है कि हर चंद साल के बाद बैंकक्रप्ट हो जाता है ये मुल्क और IMF के पास जाना पड़ता है। इस वीकनेस के साथ अब आगे मजीद इतना ज्यादा चलने की गुंजाइश नहीं होगी पाकिस्तान के पास। अच्छा, एक बहुत से इनिशिएटिव्स हैं, ऑब्वियसली कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ले रही हैं, कुछ काम हो रहे हैं। अब जैसे ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग, पाकिस्तान के अंदर एक आज मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम भी उसका इनेकाद हो रहा है। ऑब्वियसली दुनिया से लोग आते हैं, पाकिस्तान इनकरेज कर रहा है और हम इसको बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली इस बात को सेल भी करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से ज़खायर हैं, मादनी ज़खायर है और उनकी एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है, दुनिया को हमें इनकरेज करना चाहिए। सो इज़ इट द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, या क्योंकि बातें तो पहले भी इससे बहुत पहले भी होती रही हैं, बट क्या अब कुछ कॉन्क्रीट हो रहा है या इट इज़ अगेन अनदर एक्सरसाइज विच हैज़ बीन डन बिफोर एज वेल? नहीं, आई थिंक मिनरल्स पे पहले मैंने इतना फोकस नहीं देखा जितना आजकल आ रहा है। ये तो एक कोई नई चीज लग रही है। माजी में जो फोकस आता था वो ऑयल एंड गैस और इन चीजों के ऊपर जरूर आता था। लेकिन और आई थिंक राइट स्टेप भी है डेफिनेटली, क्योंकि मैंने खुद भी ये सुना है और लोग यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। कराची शहर में ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कराची से थोड़ा ही बाहर रेयर अर्थ्स को माइन करने की बिजनेस कर रहे हैं, छोटी स्केल पे, इतनी बड़ी स्केल पे नहीं। और उनसे जो मेरी भी बातें हुई हैं वो बताते हैं बाकायदा कि गोल्ड और कॉपर के अलावा रेयर अर्थ्स में बहुत पाकिस्तान में पोटेंशियल है। अब इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लोर फिलहाल नहीं किया गया, इसको प्रॉपर्ली बैंकेबल फीजिबिलिटीज इसके अराउंड नहीं बनाई गई। वो तो सारा काम होना है। बट आई थिंक अब जो एक दफा स्पॉटलाइट अगर इस इशू के ऊपर आ गई है और मिनरल्स सेक्टर के ऊपर आ गई है, तो उम्मीद फिर ये रख सकते हैं हम लोग कि ये वाला काम भी आगे शुरू हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि अभी से बैठ के डॉलर्स गिनना ना शुरू करते हैं। आज ही मैं एक अनाउंसमेंट देख रहा हूँ वजीर आजम साहब की, वो कह रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कोई मिनरल्स मिल गए हैं। ये गलत बात है। और इसमें मुनीब मैं आपको इस तरह समझा दूं कि अगर मान भी ले हम लोग, फर्ज करें कि $1 ट्रिलियन का गोल्ड और कॉपर पाकिस्तान की सॉइल में मिल गया है, कहीं ना कहीं पे मान भी ले, लेकिन आगे जाके आपको पता चले कि इसको माइन करने के बाद जो पैसे आपके हाथ में रह जाएंगे, सारी कॉस्ट मीट करने के बाद, वो तो $0.999 ट्रिलियन की तो कॉस्ट आएगी इसको निकालने की। और आपके हाथ में जो पैसे रह जाएंगे वो तो $1 मिलियन होंगे। और वो $1 मिलियन में से भी 75% तो माइनिंग कंपनी का हिस्सा होगा, उसका 25% आपका हिस्सा होगा। तो फिर क्या, फिर कहाँ गए ये $1 ट्रिलियन? एब्सोल्युटली। तो इसलिए काफी जरूरी होता है कि जब तक बैंकेबल फीजिबिलिटीज ना बन जाए तो ये डॉलर्स गिनने ना शुरू करें। वेरी काइंड खुर्म साहब, आपने अपना कीमती प्रोग्राम में आपने देखा जिसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।